नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, मैं सीताराम बाकर स्वागत करता हूं आपका राजस्थान के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट एग्री सिलेक्शन पॉइंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करते हैं पशुपालन। और पशुपालन आप ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप चाहे जेट, आईसीआर, बीएचयू, यूपी के टेट, कृषि पर्यवेक्षक, डब्ल्यूओ, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, आपको हमेशा पशुपालन सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन पशुपालन। और पशुपालन के अंदर देखते हैं पहले नस्लें, और नस्लों में से स्टार्ट करते हैं अपन भैंसों की नस्लें। भैंसों की नस्लें देखिए दोस्तों, भैंसों की नस्लों में बात करेंगे अपन, पहले बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक में पहले बात करते हैं इसका जूलॉजिकल नेम। तो भैंस का जो जूलॉजिकल नेम होता है वो होता है बुवेलस बुवेलिस। बुवेलस बुवेलिस बुवेलिस। तो ये जूलॉजिकल नेम हो गया। अगर कुल की बात करें तो जो भैंस का कुल होता है वो होता है बोविडी। कुल होता है बोविडी। और गुणसूत्र संख्या की बात करें तो भैंस के अंदर गुणसूत्र संख्या होती है 50। अब देखिए ये होता है कुल। उत्पत्ति स्थल की बात करें तो भैंस का जो उत्पत्ति स्थल माना जाता है वो माना जाता है भारत। भारत देश क्या माना जाता है इसका उत्पत्ति स्थल। अब देखो दोस्तों, अगर बात कर रहे हैं गुणसूत्र संख्या, जो बात कर रहा हूं मैं 50 की, गुणसूत्र जो 50 होते हैं ये होते हैं भैंसों के अंदर, भारतीय भैंसों में। ध्यान रखना, यहां पर कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जो भारतीय भैंस होती है, भारतीय भैंस आगे अपन बात करेंगे, उसमें तो होते हैं गुणसूत्र 50। और विदेशी भैंसें होती है, विदेशी भैंसें, उसमें होते हैं गुणसूत्रों की संख्या 48। और भारतीय भैंस में कितने होते हैं 50। तो भारतीय भैंस में गुणसूत्र 50 और विदेशी भैंसों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 48। ये था इसका बारे में बेसिक बात। अगर बात करें भारत में जो भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें होती है, मतलब मान्यता प्राप्त नस्लें, भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें वो होती है 16। ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें 16, लेकिन एक इंस्टीट्यूट बताया था मैंने, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, और ये स्थित है करनाल के अंदर। ध्यान रखना, करनाल, और करनाल आता है हरियाणा के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी 1984 के अंदर। ध्यान रखना, 1984 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। अगर क्वेश्चन आए भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें, वो हो गई 16, लेकिन क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के मतानुसार भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो ध्यान रखना वहां पर आंसर आएगा 13। भारत में भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें 16, लेकिन राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो के मतानुसार भैंस की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है 13। ये हो गई इंस्टीट्यूट। अब देखो यहां पर है करनाल, और करनाल के अंदर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, लेकिन एक और इंस्टीट्यूट है यहां पर, एनडीआरआई। ध्यान रखना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, या बोल दो राष्ट्रीय दुग्ध या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर स्थित है, एनडीआरआई। और ये एनडीआरआई कहां पर है, करनाल। कहां पर है, करनाल। यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी करनाल, इसकी स्थापना हुई थी 1923। ध्यान रखना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923, एनडीआरआई की स्थापना। और जब 1923 में स्थापना हुई थी तो ये स्थापना हुई थी बेंगलोर के अंदर। ध्यान रखना, ये स्थापना हुई थी बेंगलोर के अंदर। और वर्तमान की बात करें, इस इंस्टीट्यूट को 1923 में स्थापना की गई बेंगलोर में, लेकिन 1955 में, ध्यान रखना 1955 के अंदर इस इंस्टीट्यूट को स्थापित कहां कर दिया, करनाल के अंदर। कंफ्यूजन होती है बहुत सी किताबों में 1955 दे रखा। ध्यान रखना, पहले स्थापना 1923 में हुई थी और वो स्थापना हुई थी बेंगलोर के अंदर, लेकिन 1955 में इसको स्थापित कर दिया कहां पर, करनाल हरियाणा के अंदर। तो करनाल हरियाणा के अंदर दो इंस्टीट्यूट हो गए, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। दो इंस्टीट्यूट हो गए करनाल हरियाणा। अगर हरियाणा की बात करें और भैंसे अपन पढ़ रहे हैं तो वहां भी एक और बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, राष्ट्रीय, या सॉरी उसको बोल सकते हैं केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। ध्यान रखना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। तो ये जो इंस्टीट्यूट है ये भी कहां पर है, हिसार। ध्यान रखना, हिसार। और हिसार कहां आता है, हरियाणा के अंदर आता है।
हिसार आता है हरियाणा के अंदर, हिसार हरियाणा। देखो 2 इंस्टीट्यूट बताए मैंने, एनडीआरआई और इसके अलावा राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, ये दोनों तो है करनाल हरियाणा के अंदर, और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार हरियाणा। तो हरियाणा के अंदर 3 इंस्टीट्यूटों की अपन बात कर चुके। चौथा अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपने सुना होगा एनडीआरआई के साथ साथ में एक और नाम सुना होगा, एनडीडीबी, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ध्यान रखना, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कहां पर है? ये है आनंद, गुजरात। कहां पर है? आनंद। और आनंद कहां आता है? आनंद आता है गुजरात के अंदर। ये बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड बोल दो। तो ये कहां पर है? आनंद, गुजरात। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 के अंदर हुई थी। ध्यान रखना, इसकी स्थापना हुई थी 1965, एनडीडीबी की। अब आनंद का नाम मारा तो आनंद में एक और इंस्टीट्यूट आ जाएगा। आनंद में सुना होगा आपने अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल, यही इसी के पास में अमूल, AMUL, अमूल। और ये भी कहां पर है? आनंद। कहां पर है? आनंद। और आनंद कहां हो गया? गुजरात के अंदर। ध्यान रखना, इसकी स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये स्थापना हुई थी 14 दिसंबर 1946। ध्यान रखना, कब हुई थी? 14 दिसंबर 1946 के अंदर। और आनंद, इसको बोलते हैं आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ध्यान रखना, बता रहा हूं, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, आनंद, गुजरात के अंदर। तो ये 5 इंस्टीट्यूट जो कि अपने डेयरी वाले पोर्शन से या पशुपालन से संबंधित बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। तो ये 500 इंस्टीट्यूट। अब आगे बात करते हैं, आगे नेक्स्ट बात करें अगर भैंस पढ़ रहे हैं अपन, तो भैंस के बारे में बात करें तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं अपन। पूरे संसार के अंदर ये समझिए आप 206 देश है। सभी देश ये मान लिए छोटे छोटे देश है पूरे संसार के अंदर। और यहां पर एक भारत भी एक देश है, भारत। तो यहां पे देखिए, ये जितने भी देश है पूरे विश्व में, इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश है, अगर बेसिक क्वेश्चन आए पूरे संसार के अंदर, पूरी सृष्टि के ऊपर सबसे ज्यादा जो पशु है वो काई का पाया जाता है? किसका पाया जाता है? तो पूरे संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा पशु किसका पाया जाता है? गाय की। पूरे विश्व के अंदर पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा पाई जाती है गाय। अगर भारत की बात करें तो आपको पता है 29 राज्य हैं भारत के अंदर, छोटे छोटे 29 राज्य हैं। तो अगर भारत से में पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा पशु काय के पाए जाते हैं, तो लालाओ भारत में भी किसके पाए जाते हैं? गाय के पाए जाते हैं। भारत में भी गाय और पूरे विश्व में भी क्या, कौन सा पशु? गाय का पाया जाता है। अब अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाए, पूरे संसार में 206 देश है और सबसे ज्यादा किस देश में भैंसें पाई जाती है? तो वहां पे राइट आंसर आएगा भारत। भारत में क्या पाई जाती है? भैंसें। फर्स्ट रैंक है भारत की, भैंसों में फर्स्ट रैंक किसकी है? भारत की है। और ये बोर्ड मार्कर देखो, पूरे संसार के अंदर सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती है? भारत के अंदर। अगर क्वेश्चन आए, मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन आए भारत में कौन सा पशु सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो गाय पाई जाती है। लेकिन भारत, विश्व में सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती है? भारत में। अगर गाय का पूछ ले तो यहां पर एक देश है ब्राजील। ध्यान रखना, ब्राजील। पूरे संसार में सबसे ज्यादा गायें कहां पाई जाती है? गाय कहां पाई जाती है? ब्राजील में पाई जाती है। और भैंसें कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। गायों में भारत की सेकंड रैंक है। ध्यान रखना, गायें सबसे ज्यादा ब्राजील में और सेकंड रैंक पे कौन आ गया? भारत। ये हो गई बात, बेसिक बात। अब देखो भारत आ रहा है यहां पर, भारत में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है, तो भारत में भी कोई राज्य होगा और वो राज्य है यूपी। भारत में सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती है? यूपी के अंदर पाई जाती है। अगर यहां क्वेश्चन आ जाए पूरे संसार में कितने परसेंट भैंसें भारत में पाई जाती है, तो ध्यान रखना 57%। पूरे संसार में 100 भैंसें पा रही है तो 57 भैंसें अपने पास ही है, भारत के अंदर ही। तो पूरे विश्व की 57% भैंसें कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। भारत में सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती है? और वो पाई जाती है यूपी के अंदर। यूपी के अंदर भारत में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है। अगर बात करें अपन राजस्थान निवासी है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंसें कहां पाई जाती है? तो अब वर्तमान 2019 पशु गणना के आधार पर राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती है जयपुर जिले में।
ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो भैंसें पाई जाती है वो जयपुर जिले में पाई जाती है। तो जयपुर हो गया, यूपी हो गया, पूरे संसार में कौन सा हो गया, भारत हो गया। अगर वैसे ही बात कर ले दूध उत्पादन की, तो पूरे विश्व के, भारत की बात कर रहा हूं मैं, भारत के कुल दूध उत्पादन में भैंस के दूध का योगदान है 52%। अगर भारत में 100 लीटर दूध पैदा हो रहा है तो उसमें 52 लीटर दूध किसका है, भैंस का है। अगर गाय की बात करें तो 43 से 45%, 43 से 45% किसका है, गाय का योगदान है, और 3 से 5% किसका है, अन्य का योगदान है। ध्यान रखना, भारत के कुल दूध उत्पादन का 52% योगदान किसका है, भैंस के दूध का है। भारत के कुल दूध उत्पादन में गाय के दूध का योगदान कितना है, 43 से 45%। और अगर अन्य की बात करें तो 3 से 5% किसका माना जाता है, अन्य का माना जाता है। अब देखिए दोस्तों, भारत की बात कर रहे हैं अपन, भारत की जो पशु गणना आई है 2019 में, मतलब 20वीं पशु गणना आई है, उस 20वीं पशु गणना के आधार पर भारत में जो टोटल भैंसे हैं वो है 1.37 करोड़। ध्यान रखना, भारत में कुल, सॉरी, राजस्थान में 1.37 करोड़। राजस्थान में कितनी भैंसें हैं, ये बात कर रहा हूं मैं राजस्थान की। राजस्थान में भैंसों की संख्या 1.37 करोड़। अगर भारत की पूछ लिया जाए, पूरे भारत के अंदर टोटल भैंसों की संख्या, तो वो कितनी आएगी, 10.98 करोड़। भारत की, भारत में भैंसों की संख्या है 10.98 करोड़, और राजस्थान में कितनी भैंसें हैं, 1.37 करोड़। ध्यान रखना, तो ध्यान रखना, राजस्थान का जो स्थान है वो सेकंड रैंक है। अरे राजस्थान, भारत में सबसे ज्यादा भैंसें यूपी में, और सेकंड नंबर पर अपन राजस्थान में। भारत में सबसे ज्यादा, भारत में कुल भैंसों की संख्या 10.98 करोड़, राजस्थान में कुल भैंसों की संख्या कितनी है, 1.37 करोड़। चलिए दोस्तों, इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। आगे अगर बात करें तो भैंसों को जो वर्गीकरण किया गया, या आप देख लीजिए बेसिक बात, जो मध्यकाल होता है, देखो मध्यकाल, एक होता है मध्यकाल और एक होता है मध्य चक्र। मैं इधर लिख देता हूं थोड़ा सा, मध्यकाल, एक होता है मध्य चक्र, एक होता है गर्भकाल। देखो ये 3 वर्ड कॉमन वर्ड है। देखो मध्यकाल क्या होता है, ये गर्भकाल तो आप जानते हो, भैंस का गर्भकाल कितने दिन का होता है, 310 दिन का। देखो ये होता है 310 दिन का, मतलब कोई भी जो मादा पशु है गर्भित या गर्भ धारण करने के बाद कितने दिन बाद में ब्याह रही है, वो 310 दिन भैंस का। अगर बात करें मध्यकाल, मध्यकाल क्या होता है, कोई भी मादा पशु होता है वो नर पशु के साथ जो संभोग करने की इच्छा प्रकट करता है, तो उसके जो लक्षण प्रकट किए जाते हैं उसको बोलते हैं मध्यकाल। मध्य चक्र, अगर अभी बात करेंगे अपन मध्यकाल, तो भैंस का जो मध्यकाल होता है वो होता है 12 से लेकर 36 घंटे, 12 से लेकर 36 घंटे। और मध्य चक्र होता है गाय और भैंस का 21 दिन। देखो मध्यकाल, ये क्वेश्चन 2012 कृषि पर्यवेक्षक जो एग्जाम हुआ था, बीकानेर यूनिवर्सिटी ने करवाया था, SKRU बीकानेर ने, उस समय एक क्वेश्चन दिया था, और क्वेश्चन की लाइन ये थी, मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, भैंस में मध्यकाल का सर्वोत्तम समय होता है, सर्वोत्तम समय होता है। और ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन था 6 से 12 घंटे, दूसरा ऑप्शन था 12 से 18 घंटे, तीसरा ऑप्शन था 18 से 24 घंटे, और चौथा ऑप्शन था 24 से 36 घंटे। ये ऑप्शन था। तो आपको ध्यान ये रखना है, यहां से सर्वोत्तम समय कौन सा है। कोई भी पशु, कोई भैंस है और मध्यकाल के लक्षण प्रकट कर रही है, मध्यकाल के लक्षण तो आप जानते हो, बार बार पशु पेशाब करता है, पूंछ हिलाता है, तो दूसरे अन्य पशुओं के ऊपर चढ़ता है, उसकी योनि से जो तरल पदार्थ बाहर निकलता है, इसके अलावा पशु बार बार रंबाता है, तो वो जो लक्षण प्रकट कर रहे हैं, पशु लक्षण प्रकट कर रहे हैं, तो वो 12 से 36 घंटे के लिए लक्षण प्रकट करेगी। और उसी दौरान अपन किसी भी नर पशु के साथ उसके संभोग क्रिया कराते हैं, उससे वो क्या होगा, वो पशु गर्भवती होगा, गर्भ धारण कर लेगा। तो ध्यान रखना, पशु
जो मध्यकाल के लक्षण है भैंस में 12 से 36 घंटे में आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय कौन सा माना जाता है? उसको नर पशु के साथ संपर्क कराने का जो सबसे उचित समय होता है, जिसमें पशु गर्भ धारण करने की क्षमता 100% हो, वो समय होता है भैंस में, ध्यान रखना, उसका राइट आंसर था 18 से 24 घंटे। देखो मध्यकाल का अंतिम समय सर्वोत्तम माना जाता है, ध्यान रखना, मध्यकाल का अंतिम समय तो ये हो गया 24 से 36 घंटे, लेकिन उससे पहले मतलब अंतिम टाइम में तो उसका राइट आंसर था 18 से 24 घंटे। तो 18 से 24 घंटे क्या माना जाता है? सर्वोत्तम समय माना जाता है। अगर गाय की बात करें तो ये मध्यकाल का जो समय होता है 12 से 24 घंटे होता है, 12 से 24 घंटे होता है। तो उससे पहले पीरियड में क्या करेंगे अपन? उसको नर पशु के साथ संपर्क कराएंगे। अगर 12 से 36 घंटे में इस मादा पशु को नर पशु के पास नहीं लेके गए तो ये मध्यकाल खत्म हो जाएगा। और मध्यकाल खत्म हो जाएगा, मान लो आज कोई पशु मध्यकाल के लक्षण प्रकट करे और इसका जो पीरियड होता है 12 से 36 घंटे होगा। अगर 12 से 36 घंटे में इस नर पशु के साथ संपर्क नहीं कराया तो ये मध्यकाल खत्म हो जाएगा। तो वापस कब आएगा? वापस फिर आएगा 21 दिन बाद में, फिर लक्षण प्रकट करेगी। तो ये होता है मध्यकाल। तो मध्य चक्र होता है भैंस में 21 दिन का, मध्यकाल होता है 12-36 घंटा, और गर्भकाल होता है 310 दिन, मतलब 10 महीने और 10 दिन माना जाता है। आगे बात करते हैं अपन भैंसों के बारे में। तो अब देखिए भैंस का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं अपन। वर्गीकरण देखो, भैंसें होती है दो प्रकार की, ध्यान रखना। भैंसें कितने प्रकार की होगी? दो प्रकार की। एक तो होती है जलीय भैंस, और एक होती है दलदली भैंस। जलीय और दलदली, ध्यान रखना। भारत में जो भैंसें पाई जाती है वो कैसी होती है? जलीय। भारत में पाई जाने वाली भैंसें कैसी है? जलीय। और दलदली भैंसें कहां पाई जाती है? विदेशों में पाई जाती है। विदेशों में कौन सी भैंसें पाई जाती है? दलदली भैंसें पाई जाती है। जो जलीय भैंस होती है भारत में, इसमें गुणसूत्र संख्या होती है 50। कितने होते हैं? 50। और जो विदेशों में पाई जाती है, इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 48 होती है। तो ये था बेसिक बात। अब बात कर रहे हैं अपन जलीय भैंस। ये भैंस भी अपने भारत में पाई जाती है, और ये दो प्रकार की होती है। एक तो भारी नस्लें, और एक होती है हल्की। ध्यान रखना, भारी और हल्की। भारी नस्लें और हल्की नस्लें, मतलब मैं कह सकता हूं जलीय भैंस भारत में पाई जाती है, वो भी दो प्रकार की होती है। अगर डायरेक्ट आप ये मत कर देना, पहले वर्गीकरण में जलीय और दलदली आएगा, उसके बाद में ये नस्लें कितनी प्रकार की होगी? दो प्रकार की, भारी और हल्की। अब भारी नस्लें तीन है अपने। मुर्रा, ध्यान रखना, मुर्रा इंपॉर्टेंट है। मुर्रा, नीली रावी, और एक होती है जाफराबादी। अब यहां भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा, चौथी नस्ल और जोड़ देगा और ये कह देगा कि निम्न में से कौन सी भारी नस्ल नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखना, तीन ही नस्लें अपनी भारत में पाई जाती है, वो भारी है, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। बाकी जितनी भी बच गई हल्की में कौन कौन आ गया? बदावरी आ गई, सूरती आ गई, महसाना आ गई, टोडा आ गई, और भी जितनी नागपुरी आ गई, जितनी भी नस्लें हैं ना, ये सब किस में आ गई? हल्की में। भारी में तीन, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। ये चीज आपको ध्यान रखना। अब अपन बात करेंगे, पढ़ेंगे एक एक नस्ल को। पहले पढ़ेंगे मुर्रा, दूसरी पढ़ेंगे नीली रावी, तीसरी जाफराबादी, और फिर हल्की हल्की नस्लें पढ़ते चलेंगे। चलिए एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद में पढ़ते अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, भैंस की नस्लें। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे अपन, एक एक नस्ल अपन पढ़ते हैं। और पहली नस्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस पहली नस्ल का नाम है मुर्रा। देखो, पहली बात तो मैं एक बार राजस्थान का थोड़ा सा मैप बना देता हूं। जो राजस्थान है, इसको, अपने राजस्थान को 5 राज्य टच कर रहे हैं। राजस्थान की जो सीमा है, बॉर्डर है, उसको 5 राज्य टच कर रहे हैं। देखो, इधर कर रहा है पंजाब, ध्यान रखना, पंजाब। इधर कर रहा हरियाणा, इधर कर रहा यूपी, इधर आ गया एमपी, और इधर आ गया गुजरात। ये मैप आप समझ लेना। राजस्थान की जो सीमा को 5 राज्य टच कर रहे हैं, और इधर यहां से लेकर
ये जो सीमा है इसको बोलते हैं रेड क्लिफ, और ये इधर आ गया पाकिस्तान, ये इधर आ गया पाकिस्तान इधर की साइड। और जो पाकिस्तान का जो नक्शा है ना वो है कुत्ते के समान, ध्यान रखना। पाकिस्तान का आप मैप पे देखना, एक जैसे कोई कुत्ता है ना, गनकड़ा जानते हो आप, उस टाइप का। तो इधर आ गया पाकिस्तान, तो इसको भी छोड़ो। अपना राजस्थान को 5 राज्य टच कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात, इसका ध्यान रखना। अब मैं बात कर रहा हूं जो पहली नस्ल है मुर्रा, इसका उत्पत्ति स्थल की बात कर रहा हूं। और देखिए दोस्तों, उत्पत्ति स्थल इसका माना जाता है, वो माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये पश्चिमी मैंने क्यों लगाया, इधर आ गया ये क्यों लगाया, इसका भी रीजन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, ये 4 राज्य, इसका उत्पत्ति स्थल, मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल माना जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब मैं उत्तर प्रदेश में लगा दिया, लेकिन पश्चिमी इसलिए लगाया, इसी साल 2020 में प्री पीजी एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बाजरे का उत्पत्ति स्थल है। एमएससी लेवल के एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया, बाजरे का उत्पत्ति स्थल है। अब सब बच्चों ने पढ़ा था अफ्रीका है, लेकिन एग्जामिनर ने ये दे दिया पश्चिमी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका। सब बच्चे गोलमाल हो गए। तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, यहां भी आपको क्वेश्चन दे दे, मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरी उत्तर प्रदेश, वहां कंफ्यूज हो जाओगे। ध्यान रखना, ये पश्चिमी जहां भी लगा होता है ना, पश्चिमी, उत्तरी, इनको ढंग से याद कर लिया करो, फेल होने के कगार पे आ जाओगे अगर एक भी ये पश्चिमी वाला, कभी भी किसी भी एग्जाम में ये पश्चिमी, पूर्वी वाला ये ढंग से याद कर लिया करो, आगे का आप याद करो या ना करो। तो देखिए, इसका उत्पत्ति स्थल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब बात कर रहा हूं इस, ये जो भैंस है यहां सबसे ज्यादा, देखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अब ये इधर भी पाई जाती है, इस एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब ये जो इधर आ गया, देखो दिल्ली भी आ रहा है इधर, ध्यान रखना, दिल्ली टच में नहीं हो रहा अपने राजस्थान के, लेकिन दिल्ली भी आ रहा। तो इस भैंस का जो उपनाम बोला जाता है, राजस्थान में बोलते हैं इसको खुंडी, खुंडी, खुंडी भैंस बोलते हैं मुर्रा नस्ल को। और दूसरा उपनाम आएगा देहली भैंस, ध्यान रखना, देहली भैंस, देहली भैंस। किस भैंस को देहली भैंस या खुंडी कहा जाता है, वो कहा जाता है मुर्रा को, मुर्रा नस्ल को। इसके जो पशु होते हैं बिल्कुल काले रंग के या स्याही के रंग के होते हैं। तो पहले शारीरिक विशेषता में इस मैप के अंदर ही बना देता हूं। शारीरिक विशेषता की बात करें तो इसके पशु, पशु काले या स्याही के रंग के होते हैं, काले या स्याही, स्याही जानते हो, स्याही के रंग के, स्याही के रंग के होते हैं। पहली बात तो इसका मुंह, पैर और पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन है, मुंह, मुंह है, पैर और पूंछ पर सुनहरे रंग के बाल, ध्यान रखना, सुनहरे रंग के सुनहरे बाल पाए जाते हैं। भारत में जितनी भी नस्लें, इसके सींग आप पढ़े हुए छोटी क्लासों में, सींग कैसे होते हैं, जलेबी के आकार के। सींग कैसे हो गए, जलेबी के आकार के। तो जलेबी के आकार के सींग, सींग कैसे, तो 3 विशेषता अपन ने पढ़ ली। पहला तो इसका नाम, बेसिक नाम याद रखना, कुंडी भैंस, देहली भैंस। सींग कैसे हो गए, इसके जलेबी के आकार के होते हैं। इसका रंग कैसा होता है, पशु का रंग कैसा होता है, काला या स्याही के समान होता है। इसके मुंह, पैर और पूंछ पर क्या पाए जाते हैं, सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। भारत में जितनी भी भैंसों की नस्लें पाई जाती है, सबसे सुंदर नस्ल है ये, ध्यान रखना, सबसे सुंदर नस्ल। मैं रेड पेन से लिख देता हूं ये लाइन, सबसे सुंदर नस्ल, सबसे सुंदर नस्ल, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल, ब्यूटीफुल नस्ल है ये, ध्यान रखना, भैंस की सबसे सुंदर नस्ल। दूसरी बात, जितनी भी अपन भारत में भैंसें पाई जाती है, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, तो सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल, दूध देने वाली नस्ल भी कौन सी हो गई, मुर्रा हो गई। तो देखो 5 विशेषता हो गई। अगर क्वेश्चन आ जाए, अब दूध भी ज्यादा दे रही है, सुंदर भी है ये, तो ये जो नस्ल है इसको व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि आप समझ गए होंगे, घी, दूध, मक्खन, व्यापारिक दृष्टि से भैंस की सबसे श्रेष्ठ नस्ल कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है मुर्रा। तो मैं एक लाइन और लिख देता हूं, व्यापारिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से भैंस की सबसे श्रेष्ठ नस्ल, भैंस की
सबसे श्रेष्ठ नस्ल, सबसे श्रेष्ठ नस्ल किसको बोला जाता है? ये बोली जाती है खुंडी भैंस को, मुर्रा नस्ल को। अब देखो 6 विशेषता, इससे बाहर आपको कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब यहां आ रहा सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल है ये, तो सबसे ज्यादा दूध देगी तो इसका दूध उत्पादन कितना होगा? तो दूध उत्पादन ध्यान रखना 1800, इधर लिख देता हूं, दूध उत्पादन होगा इसका 1800 से 2500 लीटर, 1800 से 2500 लीटर एक ब्याह काल में। और वसा की मात्रा होगी लगभग 7% क्या पाई जाएगी? वसा पाई जाएगी। तो 7% क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। तो ये थी आज अपनी मुर्रा नस्ल। तो एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर स्क्रीनशॉट नहीं आता। तो आगे दूसरी नस्ल अपन बात करेंगे, तो फटाफट आप एक बार दूसरी नस्ल निकाल लीजिए। दूसरी नस्ल, भारी नस्लें मैंने 3 बताई थी, मुर्रा, नीली रावी और जाफराबादी। दूसरी नस्ल देखते हैं अपन, नीली रावी। नीली रावी देखो, यह है भारी नस्ल दूसरी। मैंने नक्शा फिर बढ़ा देता हूं क्योंकि अब आएगा वही पाकिस्तान जिसका नक्शा कैसा था? कुत्ते के समान। इधर आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान देखो, ये जो पाकिस्तान है नीली रावी, इधर मैंने बताया था अभी पंजाब, थोड़ा सा नीचे बना देता हूं इसको मैप को। पंजाब, इधर आ गया पाकिस्तान। पाकिस्तान अब देखो नीली रावी, पहले तो उत्पत्ति स्थल की बात कर ले। यहां पर है मोंटगोमरी, देखो इधर ये आ गया मोंटगोमरी, तो इसका उत्पत्ति स्थल है पाकिस्तान का मोंटगोमरी। मोंटगोमरी जिला, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। अब ये जो पंजाब है यहां पर एक फिरोजपुर जिला भी है, ध्यान रखना, फिरोजपुर। फिरोजपुर, पंजाब का फिरोजपुर जिला। देखो मैं भूल गया था, जो मुर्रा नस्ल है आप लिख सकते हो, मुर्रा नस्ल इधर पाई जाती थी, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाती है अलवर जिले में। ध्यान रखना, मुर्रा नस्ल सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पाई जाती है अलवर जिले के अंदर। और आपने देखा होगा 2017 और 18 के अंदर राजस्थान कृषि विभाग ने एक मतलब एग्रीमीट करवाया था, एग्रीकल्चर मीट प्रोग्राम। 5 संभाग स्तर पे करवाया था, 3 संभाग स्तर पे ही हो चुका था। जयपुर हो गया था, कोटा हो गया था और उदयपुर में हो गया था। जोधपुर में कोरोना महामारी की वजह से कैंसिल हो गया था। तो 3 एग्रीमीट आयोजित करवाए थे जिसमें पूरे राजस्थान के 50,000 किसानों ने भाग लिया था। और उस एग्रीमीट के अंदर एक पाड्डा आया था और उस पाड्डे का नाम था युवराज। युवराज, इसकी कीमत थी 9 करोड़ रुपए। इस पाड्डे की जो कीमत थी ना वो 9 करोड़ रुपए थी। और ये पाड्डा था सुनारिया गांव, ध्यान रखना, सुनारिया, सुनारिया गांव था कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र जानते हो आप, हरियाणा, हरियाणा का था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र का था, गांव था सुनारिया। ये पाड्डा भी मुर्रा नस्ल का ही था, तो इसको भूल मत जाना, खोपड़े में घुसा लेना। अपन बात कर रहे थे तो राजस्थान में जो मुर्रा नस्ल है वो अलवर जिले में पाई जाती है, ध्यान रखना। अब देखो बात कर रहा हूं मैं पंजाब, पंजाब और इधर आ गया पाकिस्तान, इन दोनों स्टेट्स की बात करूंगा। देखो यहां पर एक नदी बह रही है और उस नदी का नाम है सतलज। नीचे लिख देता हूं मैं सतलज, ध्यान रखना। पाकिस्तान में एक नदी बहती है सतलज, ये नदी बहती जा रही है और ये पंजाब के फिरोजपुर जिले के पास से जा रही है, इधर से बह रही है। ये जो भैंस है नीली रावी सबसे ज्यादा यहीं पाई जाती है, इसी एरिया में पाई जाती है। तो इसलिए इसका नाम ही क्या निकाल दिया? नीली रावी। क्यों निकाला? क्योंकि सतलज नदी का पानी नीला होता है, ध्यान रखना। सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या निकाल दिया? नीली रावी। तो पहली बात तो सतलज, सतलज नदी का पानी नीला, नीला होने के कारण इसका नाम क्या निकाल दिया? नीली रावी निकाल दिया। अब आपको पता है इसका उत्पत्ति स्थल में हमेशा कंफ्यूज होंगे,
उत्पत्ति स्थल ध्यान रखना पाकिस्तान का मोंटगोमरी, पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। और अगर राजस्थान के अंदर पूछ ले तो राजस्थान, सॉरी भारत के अंदर पूछ ले तो पंजाब का फिरोजपुर जिला माना जाता है। भारत के अंदर पंजाब का फिरोजपुर जिला। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में सब जगह कहां पाई जाएगी, तो देखो पंजाब के पास में हनुमानगढ़ और गंगानगर आ गया, तो ये यहां हनुमानगढ़ और गंगानगर में पाई जाती है। मतलब आप गंगानगर और हनुमानगढ़ में नीली रावी ज्यादा पाई जाती है। अब बात कर रहा हूं इस नस्ल का उपनाम की बात करें तो इसको बोलते हैं पंच कल्याणी। ध्यान रखना ये क्वेश्चन एओ एग्जाम में भी आया हुआ है। पंच कल्याणी के नाम से आरपीएससी एग्जाम कराती है। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे। अभी एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम इसी साल 19 तारीख को 19 फरवरी को लगा, उसमें आपको पता क्वेश्चन आया था लोला। आगे पढ़ेंगे गायों में अपने पढ़ेंगे। देखो पंच कल्याणी के नाम से कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? पंच कल्याणी मतलब 5 परिवारों को पालने वाली। एक भैंस ही 5 परिवारों में छाछ दूध पिला देती है। तो ध्यान रखना पंच कल्याणी कौन सी होगी? नीली रावी, पंच कल्याणी। अब देखो इसकी बात करें जो इसका ललाट होता है ना, वहां पर एक सफेद टीका होता है। तो भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके ललाट पर सफेद टीका पाया जाता है? टीका, नत टीका नहीं, वो टीका, ऐसे टीका होता है। तो भैंस की इस नस्ल पे क्या पाया जाता है? ललाट पर एक सफेद टीका पाया जाता है। इस नस्ल के डाडी भी पाई जाती है। तो क्वेश्चन आएगा सुपरवाइजर में, देख लेना भैंस की कौन सी नस्ल है जिसमें डाडी पाई जाती है? इस नस्ल में डाडी पाई जाती है। ध्यान रखना डाडी पाई जाती है। भैंस की इस नस्ल में क्या पाई जाती है? डाडी। ललाट पे क्या पाया जाता है? सफेद टीका पाया जाता है। इसका जो टांगे होती है, टांगों के निचला भाग सफेद होता है। ध्यान रखना टांगे भी बोल दो। और इसकी पूंछ का अंतिम सिरा सफेद होता है। ध्यान रखना सिरा सफेद। अरे टांगों का निचला भाग और पूंछ का अंतिम सिरा दोनों क्या पाए जाते हैं? सफेद पाए जाते हैं। ध्यान रखना। तो 3 अच्छे क्वेश्चन। पंच कल्याणी के नाम से प्रसिद्ध नस्ल नीली रावी, उत्पत्ति स्थल क्या हो गया? पाकिस्तान का मोंटगोमरी, और भारत के अंदर पंजाब का फिरोजपुर जिला। दूसरी बात करें सतलज नदी का पानी नीला होने के कारण इसका नाम क्या निकाल दिया? नीली रावी। ललाट पर क्या होता है? सफेद टीका होता है। और इस नस्ल में क्या पाई जाती है? डाडी पाई जाती है। और अब लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। इसकी जो आंखें होती है सफेद होती है। बहुत सी किताबों में नीली लिखी हुई है, मत करना, भूल के गलती मत कर देना। मैं फिर बता रहा हूं, नीली रावी नस्ल की आंखें क्या होती है? सफेद होती है। सफेद, इसकी आंखें होती है सफेद, और उन सफेद आंखों को बोला जाता है वॉल आइज। ध्यान रखना वॉल आइज। इसकी आंखें क्या होती है? सफेद, और उन सफेद आंखों को क्या बोला जाता है? वॉल आइज कहा जाता है। ध्यान रखना ये चीजें। तो ये थी इसकी उत्पादन के बारे में, इस भैंस की नस्ल के बारे में। अगर दूध उत्पादन पूछ लेते तो मोटी नस्ल है, भारी नस्ल है, तो दूध तो थोड़ा सा ज्यादा देगी। तो दूध उत्पादन होगा इसका 1500 से 1800 लीटर, 1500 से 1800 लीटर प्रति ब्यामत दूध उत्पादन हो गया। अगर वसा की बात करें तो लगभग 6 साढ़े 6 के लगभग वसा की मात्रा होती है। तो 5 से भी लिख सकते हो आप, 5 से 6.5% क्या पाई जाती है? वसा पाई जाती है। तो ये थी अपनी दूसरी नस्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट नस्ल भैंस की, और वो थी नीली रावी। तीसरी नस्ल की बात करते हैं अपन। तीसरी नस्ल जो भारी नस्लों में आती है, और वो है जाफराबादी। जाफराबादी। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहे, ऑनलाइन कोर्स अगर आप लेना चाह रहे, तो आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर एक वो चल रहा है कृषि पर्यवेक्षक का। चाहे आप जेट, आईसीआर, बीएचयू या यूपी के टेट किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो दिखाई दे रहा है कृषि पर्यवेक्षक का जो कोर्स है वो 1500 रुपये में। और इसके लिए आपको करना क्या है? आप प्ले स्टोर पे जाइए और एएसपी कोचिंग जयपुर, ध्यान रखिए एएसपी कोचिंग जयपुर ऐप डाउनलोड करिए। और जो एएसपी कोचिंग जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, उस लोगो को भी ध्यान से देखिए। उस लोगो को आप देख करिए, आप कोर्स वो ऐप डाउनलोड करिए, और वहां से भी आप
क्लासें ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट क्लासें मिलेगी उसमें, कृषि प्रयोग से चाहे जेट, ICR, BHU, यूपी केटेट या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अब बात कर रहा हूं अपन जाफराबादी। देखो जो जाफराबादी है तीसरी नस्ल है जो कि भारी नस्ल मानी जाती है, और इसका उत्पत्ति स्थल की बात करें, देखो मैं फिर मैप बना रहा हूं, हर वीडियो क्लासों में मैप बनेगा। 5 राज्य बताए थे मैंने, पंजाब, हरियाणा, यूपी, MP और गुजरात। अब की बार बात करेंगे गुजरात। ये जो गुजरात है इसमें गिर जंगल है, ध्यान रखना। तो इसका उत्पत्ति स्थल हो गया गुजरात का गिर जंगल। गुजरात का गिर जंगल, या बोल दो काठियावाड़ क्षेत्र। तो ये तो क्या माना जाता है इसका उत्पत्ति स्थल। अब देखना इससे जो नस्ल है जाफराबादी, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता, पहले इसके उपनाम की बात। अब राजस्थान में पहले कहां पाई जाएगी, देखो इधर उदयपुर आ रहा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ रहा, तो राजस्थान में कहां पाई जाएगी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर, मेवाड़ क्षेत्र में। अब इसका उपनाम की बात करें तो देखो उपनाम ही उपनाम है इसके, तो इसको बोलते हैं मिनी एलिफेंट बोल दो, इसको बोल दो छोटा हाथी। भारत की ये जो नस्ल है हाथी जितनी मोटी है, मतलब सबसे भारी नस्ल है, ध्यान रखना। इसको बोलते हैं मिनी एलिफेंट के नाम से। अब देखो इसका उपनाम 2 और है इसका, एक तो हो गया इसका मिनी एलिफेंट, दूसरी बात कर रहे हैं इसकी, तो इसको बोलते हैं भावनागिरी। देखो यहां गुजरात में आपने नाम सुना होगा भावनगर का, और वर्तमान में ये जो नस्ल है सबसे ज्यादा भावनगर में पाई जाती है। गिरिया नहीं होता पहाड़, तो पहाड़ जितनी भारी नस्ल है उतनी ऊंची है, मोटी है, हट्टी कट्टी भैंस है। छोटी मोटी भैंस है तो इनकी डोक देती है इस भैंस की, जाफराबादी की, मतलब कलक डंडोत देती है, छोटी मोटी भैंस नहीं, पार नहीं पड़ेगी इसकी। तो ये पहाड़ जितनी भारी है इसलिए इसका नाम ही निकाल दिया क्या, भावनागिरी। एक हो गया मिनी एलिफेंट, छोटा हाथी, तो ये तो हो गए इसके उपनाम। अब अगर क्वेश्चन आ जाए भैंस की कौन सी नस्ल है, अब इसकी सबसे भारी, पहले एक एक बात पढ़ते हैं अपन। भारत की सबसे भारी नस्ल, तो भारत की सबसे भारी या भैंस की सबसे भारी नस्ल कौन सी होगी, मिनी एलिफेंट होगी। इसका जो पशु होते हैं बहुत बड़े आकार के, और रंग में कैसे होते हैं, काले होते हैं, तो भैंस काली होती है, सफेद कोई भैंस होती नहीं है। तो ध्यान रखना पशु को आकार जो होता है बड़ा होता है और भारी होता है। इसकी विशेषता पूछी जाएगी, गलकंबल जानते हो, गले के पास में गलकंबल और जबड़ा होता है ना, जबड़ा, गलकंबल और जबड़ा दोनों और सफेद पट्टी पाई जाती है, ध्यान रखना। गलकंबल व जबड़े के दोनों ओर सफेद पट्टी पाई जाती है इस नस्ल में। गलकंबल हो गया और जबड़ा दोनों ओर क्या पाई जाती है, सफेद पट्टी पाई जाती है। इसका जो सींग होते हैं ऊपर से, तो उस सींग का ऊपरी भाग छल्लेदार होता है, ध्यान रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सींग का ऊपरी भाग कैसा होता है, छल्लेदार होता है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। सींग का जो ऊपरी भाग होता है वो कैसा होता है, छल्लेदार होता है, और इसके जो सींग होते हैं गर्दन की दोनों ओर मुड़े हुए होते हैं। देखो ऐसे, जैसे वो लड़कियां वो चोटी बनाती है ना, ऐसे छोटी बच्चियां होती है स्कूल के अंदर जाती है, ऐसे दोनों साइड चोटी बना लेती है, तो इसके सींग होते हैं गर्दन के दोनों ओर झुके हुए होते हैं। तो लिख देता हूं मैं ये लाइन भी, सींग गर्दन के दोनों ओर झुके हुए होते हैं। और अगर इसके बारे में बेसिक बात करें तो इसका जो माथा होता है, माथा ललाट, वो मंदिर की गुंबद के आकार का होता है। मंदिर के ऊपर जो चोटी सी होती है ना, तो मंदिर की गुंबद के आकार का होता है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका माथा गुंबद के आकार का होता है, तो वो कौन सी आ जाएगी रे बलाला, वो जाफराबादी। तो इसका माथा
इसका माथा गुंबद के आकार का, ध्यान रखना मंदिर की गुंबद के आकार का होता है, आकार का होता है। तो ये 6 विशेषता इसकी, और इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, और आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता हूं। भारत में 2 नस्लें हैं, भारत में 2 नस्लें हैं जिनको श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला हुआ है। ध्यान रखना, भारत की कौन सी 2 नस्लें हैं जिनको श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला हुआ है, वो कौन कौन सी है। एक तो है जाफराबादी और एक दूसरी है सूरती। ध्यान रखना, इन दोनों नस्लों को श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार, श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार, जानवर पुरस्कार, पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन यही आएगा, ये समझिए, भारत की भैंस में कौन सी 2 नस्लें हैं जिनको श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला हुआ है, जाफराबादी और सूरती। आगे होगी समझ में आपको। तो जाफराबादी और सूरती, इन दोनों नस्लों को। अगर दूध उत्पादन की बात करें तो देखो मोटी है, मांस भी खूब निकलता है, भारत की सबसे भारी नस्ल है, ये मैंने लिखवाया नहीं होगा शायद, भारत की सबसे भारी नस्ल भैंस की, आ गया सब ऊपर आ गया। तो भारत की सबसे भारी नस्ल, इसका दूध उत्पादन की बात करें तो 1000 से 1200 लीटर दूध देती है, और 7 से 8% क्या पाई जाती है, इसमें वसा पाई जाती है। तो ये थी अपनी 3 इंपॉर्टेंट नस्लें, 3 इंपॉर्टेंट नस्लें भैंस की नस्लें। देखिए अगली जो नस्ल है वो लेते हैं अपन सूरती। अब हड़ की नस्लें पढ़ेंगे अपन सूरती। तीनों नस्लें भारी थी, अब चलेगी हड़ की नस्लें भैंस की। अब देखो सूरती का पहले अगर बात करें उत्पत्ति स्थल की, तो ये होता है गुजरात का खेरा जिला। ध्यान रखना, सूरत नहीं आएगा, खेरा जिला आएगा, और इधर आ गया गुजरात। अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो सूरती नस्ल है यहां पाई जाएगी उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, मतलब मेवाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाएगी। अब बात कर रहे हैं अपन सूरती की। तो अब देखिए दोस्तों, सूरती नस्ल सबसे इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है। पहली बात तो एक तो इसका राजस्थान के अंदर बताई दिया आपको कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इसका जो रंग होता है वो काला या बादामी होता है। पहली विशेषता इसकी बात करें, इसका रंग काला या बादामी, काला या बादामी होता है, बादामी रंग की होती है। दूसरी अगर बात करें विशेषता की, भारत के अंदर जितने भी भैंसें पाई जाती है सबसे छोटे आकार की, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं, उपनाम की बात कर लो आप तो इसको बोलते हैं शहरी भैंस, शहरी भैंस। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, और हो सकता है इस एग्जाम में भी आ जाए। सिटी बैफेलो किस भैंस को बोला जाता है, सिटी बैफेलो, सिटी बैफेलो और शहरी भैंस, क्योंकि इसका जो आकार होता है सबसे छोटी भैंस की सबसे छोटी नस्ल है। ध्यान रखना, आकार में सबसे छोटी नस्ल कौन सी है भैंस की, वो है सूरती। ध्यान रखना। इस नस्ल की और बात करें तो इस नस्ल को मैंने बता दिया पहले भी, उसके साथ जाफराबादी के साथ श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार मिला था। इसी नस्ल को क्या मिला हुआ है, श्रेष्ठ मादा जानवर पुरस्कार, जानवर पुरस्कार ये भी मिला हुआ है इस नस्ल को। साथ में कौन थी, जाफराबादी थी। इस नस्ल के जो सींग होते हैं, इसको मिला क्यों था, क्योंकि इसके सींग कैसे होते हैं, दरांती के आकार के। तो सींगों की विशेषता की बात करें, इसके सींग दरांती के आकार के, दरांती या बोल दो हसिया, हसिया के आकार के क्या होते हैं, सींग पाए जाते हैं, सींग होते हैं। 5 विशेषता अपन बात कर चुके। अगर बात करें आगे तो इसके भी क्या पाई जाती है, देखो पहले अपन ने पढ़ा था जाफराबादी, वो भी गुजरात की थी, और सूरती भी कहाँ की है, गुजरात की। तो दोनों गुजराती नस्लों में सफेद पट्टी पाई जाती है। उसमें पढ़ा था अपन ने गलकंबल और जबड़े के दोनों ओर, गलकंबल और जबड़ा, जाफराबादी में गलकंबल और जबड़ा, और इसके कहाँ है, जबड़ा तो है ही, अधर वक्ष, यहाँ जो पेट होता है ना अधर वक्ष से। तो इस नस्ल में भी 2 सफेद पट्टी पाई जाती है, एक तो पाई जाती है अधर वक्ष
अधर वक्ष के चारों ओर, और दूसरी पाई जाती है जबड़े के चारों ओर। अब देखो जबड़े के चारों ओर, चारों ओर दो सफेद पट्टी, सफेद पट्टी। और अगर उसकी बात करें जाफराबादी की, तो अधर वक्ष की जगह क्या आएगा, गल कंबल आएगा वहां पर। तो ये थी इसकी विशेषता। अगर बात कर ले इसके दूध उत्पादन की, तो दूध उत्पादन इसका कम है, लगभग 900 से 1300 लीटर क्या होता है इसका दूध उत्पादन प्रति ब्याह दूध उत्पादन माना जाता है। वसा की बात करें तो वसा लगभग 7.5%, 7.5% क्या पाई जाती है, वसा की मात्रा पाई जाती है। तो ये थी अपनी कौन सी नस्ल, सूरती नस्ल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे वाली जो नस्ल है, नेक्स्ट जो नस्ल है उसकी बात करें अपन तो बदावरी, हल्की नस्ल, बदावरी नस्ल। बदावरी, देखो दोस्तों इधर मैं बात बढ़ा दिया हूं आपको, ये राजस्थान का मेल, और इधर आ रहा यूपी, इधर आ रहा एमपी। अब देखिए इस नस्ल की बात कर रहा हूं मैं बदावरी की। ध्यान रखना एग्जाम में हमेशा मुर्रा बदावरी दो ही नस्लें सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जहां से हर एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बदावरी पूछ ले या फिर मुर्रा, दोनों नस्लें। तो दोनों नस्लें ढंग से पढ़ना। बदावरी की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति स्थल होता है वो होता है उत्तर प्रदेश, यूपी, यूपी का आगरा, यूपी का आगरा जिले की बाह तहसील, बाह तहसील, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की बाह तहसील क्या माना जाता है, बदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अब देखो राजस्थान में ये जो यूपी है, यहाँ पे आ रहा भरतपुर, यहाँ पे आ रहा धौलपुर। तो राजस्थान में कहां पाई जाएगी, भरतपुर और धौलपुर में। ध्यान रखना भरतपुर और धौलपुर। अब एक चीज नोट करना, पहली विशेषता की अगर बात करें अपन, तो ये जो भैंस होती है इसका रंग कैसा होता है, तांबे जैसा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। और इसकी 6 विशेषता, 6 की 6 एग्जाम में आने वाली है। तांबे जैसा, इसका रंग हो गया तांबे जैसा, लालिमा लिए, लालिमा लिए बादामी रंग का होता है। कैसा होता है, बादामी, तांबे जैसा लालिमा लिए बादामी रंग क्या होता है, इसका रंग होता है। ये जो नस्ल है आगे से पतली पीछे से चौड़ी होती है। तो भैंस की कौन सी नस्ल है जो आगे से पतली, आगे से पतली और पीछे से चौड़ी होती है, तो वो कौन सी हो गई, बदावरी। दो विशेषता बता दी, रंग हो गया तांबे जैसा लालिमा लिए बादामी रंग का, आगे से पतली और पीछे से क्या होती है, चौड़ी होती है। और इसका जो शरीर आकार होता है वो होता है त्रिभुजाकार, जो कि एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। भैंस की कौन सी नस्ल है जिसका आकार क्या होता है, शरीर आकार त्रिभुजाकार होता है। ध्यान रखना त्रिभुजाकार, इस नस्ल का शरीर आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। तो 3 विशेषता, आगे से पतली पीछे से चौड़ी होगी, अपने आप त्रिभुजाकार हो जाएगी। तो यही नस्ल कौन सी है, बदावरी नस्ल है। इसकी बात कर रहा हूं, अब बात कर रहा हूं इंपॉर्टेंट बात। देखो ये जो यूपी है ना, यूपी, यहां के लोगों में सबसे ज्यादा गर्मी है, छोटी सी बात पे जिंदगी से उठा देते हैं। ध्यान रखना यूपी बिहार बहुत डेंजर राज्य है। वैसे देखा जाए तो मतलब क्राइम के रूप में देखा जाए तो यूपी और बिहार और राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर में मेरे को भी डर लगता है। कोई भी जो लड़का एडमिशन लेने आता है ना कोचिंग में, भरतपुर धौलपुर यूपी का है, तो मेरे को खुद को डर लगता है। किसी की फीस 10,000 बता दे तो इनकी 8,000 ही रखनी पड़ती है, जानबूझ के। भाई चलो ठीक है तुम दो जो दो, और फिर ये देते हैं 6,000 रुपये। 8,000 रखते हैं हम, फिर 6,000 देते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये इलाका सबसे गर्म इलाका है। मतलब छोटी सी बात पे ये क्या हो जाते हैं, लड़ाई के आतुर हो जाते हैं, मतलब लड़ने के आतुर हो जाते हैं। गर्मी है इनके खून में ज्यादा। तो ये जो इलाका है इसमें पाई जाती है कौन सी, बदावरी नस्ल। लेकिन बदावरी नस्ल हमेशा उल्टा काम, इस इलाका गर्म है, लोगों में गर्मी ज्यादा है,
लेकिन ये भैंस है ना सबसे ठंडी भैंस है। तो ध्यान रखना, भारत की सबसे सहनशील भैंस, भारत की सबसे बड़ी नस्ल और सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली भी कौन सी है? बदावरी। देखो इलाका कैसा भी हो लेकिन भैंस मायने रखती है, भैंस भैंस ही है। तो क्वेश्चन आ जाए, भारत की सबसे सहनशील भैंस, सहनशील सबसे बड़ी नस्ल, बहुत बड़ी नस्ल और सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली नस्ल कौन सी? गर्मी सहन करने वाली नस्ल, गर्मी सहन करने वाली नस्ल, सबसे ज्यादा गर्मी सहन यही करती है भैया। लट खाती रहती है फिर भी दूध देती रहती है, क्योंकि ये लट ही पटकते हैं, लट खाती खाती भी क्या दूध देती रहती है। तो बहुत ही बड़ी नस्ल है। अगर बात करें जितने भी भैंसे हैं, इसके जो अयन होते हैं, अयन, अयन पूर्ण विकसित होते हैं। ध्यान रखना, अयन पूर्ण विकसित, विकसित, अयन पूर्ण विकसित होते हैं। और क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, यहां से आएगा कि इसके अयनों पर दुग्ध सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अरे ये जो नसें दिख रही है ना अयनों के ऊपर, इसके जो अयन होते हैं, अयन जो थन होते हैं, इनके ऊपर दुग्ध सिराएं ऐसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके अयनों पर दुग्ध सिराएं? मैं इधर लिख देता हूं, अयनों पर दुग्ध सिराएं, अयनों पर दुग्ध सिराएं, सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। वो भैंस कौन सी है? वो है बदावरी। अब अगर क्वेश्चन यहां से आ जाए, बदावरी नस्ल के अयन गुलाबी रंग के होते हैं, तो भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके अयन गुलाबी होते हैं? ध्यान रखना, अयन, अयनों का रंग कैसा हो गया? गुलाबी, गुलाबी, अयन गुलाबी। देखो अयनों में 3 क्वेश्चन बन गए, अयन पूर्ण विकसित, अयनों पर दुग्ध सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, और अयनों का रंग कैसा हो गया? गुलाबी हो गया। और एक क्वेश्चन तो आप जानते ही हो, भारत में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा, सबसे ज्यादा फैट इसी नस्ल में पाई जाती है। तो सर्वाधिक वसा, सर्वाधिक वसा, और वो कितनी परसेंट? 13% वसा। भारत में इस नस्ल की जो भैंस है सबसे ज्यादा फैट देने वाली है। तो ऐसी 10-20 भैंसे हो तो दूध में दूध बेचने का भी मजा है। तो सबसे ज्यादा वसा की मात्रा भी किसमें पाई जाती है? इसी में पाई जाती है। और अब लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपेगा, वो क्वेश्चन यही है, लास्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में छपेगा। इस नस्ल के जो गला होता है ना, गला देखो, गले पर 2 सफेद पट्टियां पाई जाती है, सफेद धारियां होती है, जिनको जनेऊ या कंठमाला कहते हैं। गले में लिख देता हूं मैं, गले में 2 सफेद पट्टियां, सफेद धारियां, जिनको क्या बोलते हैं? जनेऊ, जिनको बोलते हैं जनेऊ, या बोल दो कंठमाला, कंठमाला जो पंडित जी पहनते हैं ना, जनेऊ, वही बोलते हैं। तो गले में 2 पट्टियां जिनको कंठमाला या जनेऊ कहते हैं। और दूध उत्पादन, दूध भी शानदार देती है, ये देती है लगभग 1800 से 2000 लीटर, 2000 लीटर। और वसा की मात्रा आपको बता ही चुका हूं, 13%, वसा की मात्रा है 13%। तो लालाओ ये थी बदावरी नस्ल। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, तांबे जैसा रंग हो गया, इसका लालिमा लिए हुए बादामी रंग हो गया, आगे से पतली पीछे से चौड़ी, शरीर आकार हो गया इसका त्रिभुजाकार, सहनशील बॉडी और सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली नस्ल। अगर बात करें इसके अयन पूर्ण विकसित होते हैं, और गले में क्या पाई जाती है? 2 सफेद पट्टियां पाई जाती है, धारियां पाई जाती है, जिसे जनेऊ या कंठमाला कहते हैं। अयनों का रंग कैसा हो गया? गुलाबी, और अयनों पर दुग्ध सिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सबसे ज्यादा वसा की मात्रा 13%, दूध उत्पादन हो गया 1800 से 2000 लीटर। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट अगर नस्ल की बात करें, अब देखो आगे बहुत ही अब छोटी छोटी नस्लें हैं। मेहसाना, 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 देखो मेहसाना ये जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है गुजरात, गुजरात का मेहसाना जिला, मेहसाना जिला।
देखो गुजरात का महसाना जिला, जो महसाना नस्ल है, बनासकांठा भी उसके पास में, साबरकांठा भी है गुजरात के अंदर। इस महसाना जो नस्ल है ये बनी थी संकरण से, ध्यान रखना, संकरण से, ये नस्ल संकरण से थी। और इसमें जो संकरण लिया गया था वो बाप तो था मुर्रा और सूरती क्या थी, माँ। मादा कौन थी, सूरती। ये तो था नर और ये क्या थी, मादा। इन दोनों के संकरण से कौन बनी, वो बनी महसाना। अब देखो बाप के भी गुण आए हैं इसमें, मादा के भी, अम्मा के भी आए हैं, दोनों के आए हैं। तो ध्यान रखना, जो मैस मुर्रा नस्ल का शरीर आकार कैसा होता है, काला या स्याही, तो इसका रंग भी कैसा हो गया, काला। सूरती का कैसा होता है, बादामी, तो इस पशु का रंग कैसा होता है, काला या बादामी। इसका रंग कैसा हो गया, काला या फिर बोल दो बादामी। दोनों के आगे माँ का भी आ गया और बाप का भी आ गया। चलो दोस्तों दूसरी बात कर रहे हैं, इसका रंग कैसा हो गया, काला या बादामी। मैंने बताया था आपको मुर्रा, इसके पूंछ, मुंह और पूंछ, मुंह और पैर पर सुनहरे रंग के बाल पाए जाते हैं। तो इसकी जो पूंछ होती है, सुनहरे तो नहीं, सफेद बाल पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। तो इसके पूंछ पर सफेद धब्बे पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। दो विशेषता, रंग काला या बादामी और पूंछ पर क्या पाए जाते हैं, सफेद धब्बे पाए जाते हैं। और बाकी सींगों की बात करें तो मुर्रा टाइप के आते हैं, उतना कुंडी भी नहीं आती है, बिल्कुल जलेबी के आकार के भी नहीं होते, लेकिन मिक्स में होते हैं। इसके सींग आपको पता है दरांती के आकार के होते थे, तो दोनों के मिक्स वाली थी, तो आपको कोई लक्षण नहीं पूछे जाएंगे। एक ही क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से बार बार, भारत में पाई जाने वाली सभी भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल, सबसे लंबे समय तक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है, वो कौन सी है, महसाना। तो सबसे लंबा दुग्ध काल इसी नस्ल का है, सबसे लंबा दुग्ध काल। ध्यान रखना, भारत में पाई जाने वाली सभी भैंसों में सबसे लंबा दुग्ध काल किसका होता है, महसाना का। और ये औसत माना जाता है 352 दिन। ध्यान रखना, 352 दिन इसका दुग्ध काल माना जाता है। दूध उत्पादन की बात करें तो लगभग 1200 से 1700 लीटर क्या होता है, इसका दूध उत्पादन होता है। और अगर वसा की बात करें इसकी, तो लगभग 6% क्या पाई जाती है, इसके अंदर वसा पाई जाती है, 6% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। तो ये थी लालाओ अपनी कौन सी नस्ल, महसाना। अब छोटी छोटी दो नस्लें आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपन उसकी बात कर लेते हैं। आपके जेट, आईसीआर, बीएचयू, यूपी कैडेट, कृषि पर्यवेक्षक, डब्ल्यू, सभी के सिलेबस में इतनी बचे हैं। एक और बात कर लेता हूं मैं, नागपुरी, छोटी सी नस्ल है नागपुरी। और नागपुरी का उत्पत्ति स्थल तो आपको पता ही है, नागपुर महाराष्ट्र, सीधी सी बात है, तो इसका लिख देता हूं मैं महाराष्ट्र। तो ये उत्पत्ति स्थल कोई पूछेगा भी नहीं, उत्पत्ति स्थल। अब इस नस्ल को बोलते हैं इलीचपुरी भैंस, इसका उपनाम की बात कर रहा हूं मैं, इलीचपुरी भैंस, इलीचपुरी भैंस। तो भैंस की कौन सी नस्ल है जिसको इलीचपुरी भैंस भी कहा जाता है, वो कौन सी हो गई, नागपुरी। इस नस्ल की दो ही विशेषता, मैंने बताया था भारत की सबसे छोटी नस्ल, आकार में सबसे छोटी नस्ल सूरती। ये जो नस्ल है भारत की सबसे हल्की नस्ल है, भारत की सबसे हल्की नस्ल, भारत की सबसे हल्की नस्ल, सबसे हल्की, हल्की मतलब फोरी, हल्की नस्ल कौन सी है, वो कौन सी है, नागपुरी। मैं छोटी की बात कर रहा हूं, सूरती है, आकार में सबसे छोटी है सूरती, लेकिन सबसे हल्की फोरी नस्ल, वजन में सबसे हल्की नस्ल कौन सी हो गई, वो कौन सी हो गई, नागपुरी नस्ल हो गई। अगर बात करें इसके जो सींग होते हैं, तो इस नस्ल के जो सींग होते हैं ना, ये सींग, ये होते हैं तलवार की बाती, ध्यान रखना, तलवार की तरह। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके सींग तलवार की बाती, तो इसके सींग कैसे होते हैं, तलवार की भांति, तलवार की भांति लंबे होते हैं, लंबे। तो इसके सींग तलवार की भांति, भारत की सबसे हल्की नस्ल है, और उपनाम क्या हो गया इसका, इलीचपुरी। एक छोटी सी भैंस और हो गई टोडा, उसकी भी बात कर लेता हूं, टोडा, टोडा नस्ल। टोडा नस्ल का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी भारत, दक्षिणी भारत। देखो दक्षिणी भारत क्या माना जाता है, इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इस नस्ल के आपके सिलेबस में नहीं, फिर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भैंस की कौन सी नस्ल है जिसके पूरे शरीर में बाल पाए जाते हैं, इस नस्ल के पूरे शरीर में क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। और एक दूसरी विशेषता है,
भारत की सबसे लड़ाकू नस्ल, भारत की सबसे लड़ाकू नस्ल, सबसे लड़ाकू भैंस की नस्ल, भैंस की नस्ल। अपन पढ़ रहे हैं भैंसें, तो सबसे लड़ाकू नस्ल है भैंस की, कौन सी है? वो है टोडा। और पूरे शरीर के अंदर क्या पाए जाते हैं? पूरे शरीर के ऊपर बाल पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की ये जो क्लास है आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, एएसपी कोचिंग जयपुर ऐप, और वहां पर आपको कंप्लीट क्लासें मिलती रहेगी। रही बात आपको इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल गाय की नस्लों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।